हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज और मेरा नाम है नमित अग्रवाल। और आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है फ्रिंज। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 100 है और हर सीज़न में इसके एपिसोड्स हैं। पहले में 20 थे, दूसरे में 23, तीसरे और चौथे में 22 और लास्ट सीज़न में 13 एपिसोड्स थे। इसके एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 46 मिनट्स की रहती है। ये दिखाया गया था 2008 से 2013 के बीच में। इसके मेन स्टार्स हैं एना टॉर्व, जोशुआ जैक्सन, जॉन नोबल, लांस रेडिक, ब्लेयर ब्राउन और भी बहुत सारे। ये क्रिएट किया गया है जे अब्राहम्स, एलेक्स कर्ट्जमैन और रॉबर्ट ऑर्सी द्वारा। जी हाँ, फिर से जे अब्राहम्स का नाम आ गया है, जिनका नाम हम लोगों ने ऑलरेडी वेस्टवर्ल्ड और लॉस्ट जैसे टीवी सीरीज़ के रिव्यू में सुन चुके हैं। ये दिखाया गया था फॉक्स नेटवर्क पे और इसकी लोकेशंस ऑफ शूटिंग है ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क में, वैंकूवर, टोरंटो ये दोनों कनाडा में है और मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क में ही है। इसका जॉनर है ड्रामा, मिस्ट्री, साइफाई और थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वैसे IMDb पर मिल जाएगी, मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोग फ्रिंज वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। फ्रिंज की स्पेलिंग है FRINGE। वैसे तो इस शब्द के बहुत सारे मीनिंग है, बट इस सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका मतलब है ऐसा पर्सन जो एक नॉर्मल सभ्यता, संस्कृति या समाज में फिट नहीं हो पाता है और वो थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल कल्चर से, उसी को फ्रिंज कहते हैं। हाँ, तो अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक FBI एजेंट को एक साइंटिस्ट और उसके बेटे के साथ काम करना पड़ता है। कुछ बहुत ही वियर्ड से क्राइम्स हो रहे हैं जिनको FBI सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो ये साइंटिस्ट एक FBI एजेंट की हेल्प करता है उन केसेस को सॉल्व करने में। ये साइंटिस्ट वैसे एक इंस्टीट्यूशन में बंद है और उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता है। अब अगर कहानी की बात करें तो इसमें एक FBI डिटेक्टिव है जिनका नाम है ओलिविया डनहम और उनका किरदार निभाया है एना टॉर्व नाम की एक्ट्रेस ने। और साइंटिस्ट का नाम है इसमें वॉल्टर बिशप, जिसका किरदार निभाया है जॉन नोबल ने। और उनके बेटे पीटर बिशप का किरदार निभाया है जोशुआ जैक्सन ने। तो एक डिवीज़न है FBI में जिसका नाम है फ्रिंज डिवीज़न। ये पूरी तरह से काल्पनिक डिवीज़न है, ऐसा रियल लाइफ में कोई डिवीज़न नहीं है FBI में, या कोई डिपार्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस डिवीज़न में ये तीनों FBI एजेंट, साइंटिस्ट और उसका बेटा मिलकर वियर्ड और अनएक्सप्लेन्ड केसेस को सॉल्व करते हैं। तो ये लोग फ्रिंज साइंस के मेथड से केसेस सॉल्व करते हैं। अब फ्रिंज साइंस क्या होता है, ये एक नया टर्म आ गया। तो फ्रिंज साइंस ऐसी साइंस है जिसके फैक्ट्स तो रेलेवेंट हैं बट वो रियल लाइफ में इमेजिनरी माने जाते हैं, जैसे एलियंस या पैरेलल यूनिवर्स। इन सब की साइंस तो काइंड ऑफ प्रूव्ड है कि हाँ ये शायद एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी तक भी रियल लाइफ में किसी ने उस फिनोमेना को महसूस नहीं किया है या किसी ने देखा नहीं है अभी तक। इसी को फ्रिंज साइंस कहते हैं। तो इसमें जो साइंटिस्ट है वॉल्टर बिशप, वो थोड़े एडवांस रिसर्चर की तरह दिखाए गए हैं। तो वो कुछ फ्रिंज साइंस वाले मेथड्स एम्प्लॉय करके, उन्हें इस्तेमाल करके केसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो फिर से जे अब्राहम्स का नाम आ ही गया है। ये नाम अब आप तीसरी बार सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, पहला था लॉस्ट के रिव्यू वाले एपिसोड में और दूसरा था वेस्टवर्ल्ड के रिव्यू वाले एपिसोड में, और अब ये सभी में प्रोड्यूसर रह चुके हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज साइफाई क्यों है, क्योंकि जे अब्राहम्स का नाम मोस्टली साइफाई सीरीज या मूवीज से ही जुड़ा होता है। और इसमें एलियंस वाला कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें है पैरेलल यूनिवर्स वाला कंसेप्ट, जो अब मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था। आप लोगों ने मेरे ख्याल से वो मूवी देखी ही होगी। और मज़े की बात, ये सीरीज़ एक्चुअली में लॉस्ट, एक्स फाइल्स और भी साइफाई टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड है। इसमें पैरेलल यूनिवर्स के साथ ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को भी एक्सप्लोर किया गया है। अब इसमें और कौन कौन है, एक तो FBI के डायरेक्टर जो कि इस डिवीज़न को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इस कैरेक्टर का नाम है फिलिप ब्रॉयल्स और उनका किरदार निभाया है लैंस रेडिक ने। और वॉल्टर बिशप को लेबोरेटरी में हेल्प करने के लिए एक एजेंट है जिसका नाम है एस्ट्रिड फार्न्सवर्थ, जिनका किरदार निभाया है जेसिका निकोल ने। अक्सर इन लोगों के केसेस में मासिव डायनामिक नाम की कंपनी से इनका आमना सामना होता रहता है। क्लियरली बोलूं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे केसेस का कुछ ना कुछ पहलू मासिव डायनामिक से जरूर जुड़ा होता है। और मासिव डायनामिक कंपनी को बहुत साल पहले वॉल्टर बिशप और उनके फ्रेंड विलियम बेल ने बनाया था और उसे अभी चला रही हैं उन दोनों की कॉमन फ्रेंड नीना शार्प नाम की लेडी। अब जल्दी से सभी सीजन्स का छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूं मैं आप लोगों को। फर्स्ट सीजन में मोस्टली केसेस एरिया वाइज या जोग्राफिकल वाइज राइडन लेक के आसपास होते रहते हैं।
ये सभी केसेस एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रोग साइंटिस्ट द्वारा किए जाते हैं। तो इस सीजन में एक बुरे वैज्ञानिकों का एक संगठन है जो कि एक प्रलय जैसी घटना के लिए तैयारी कर रही है। इनके ग्रुप का नाम है डिस्ट्रक्शन थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए तबाही लाना। लेकिन इनका लीडर मारा जाता है जब वो पैरेलल यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा होता है। ओलिविया डनहम जो कि FBI एजेंट है, उन्हें भी इस सीजन में पता चलता है कि वो जब छोटी थी तो वॉल्टर उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। वो एक टेस्ट सब्जेक्ट थी वॉल्टर की, इसलिए उनकी कुछ सायोनिक एबिलिटीज डेवलप हो गई हैं। सायोनिक एबिलिटीज मतलब टेलीपैथी या साइकिक एबिलिटीज। और पीटर का एक बहुत बड़ा फैक्ट रिवील होता है इसमें, वो मैं नहीं बता रहा, उसको आप सीरीज देखकर ही जानिए। बहुत ही ऑसम फैक्ट है, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सेकंड सीजन में सिंगुलैरिटी के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, आप वो समझा देता हूँ। सिंगुलैरिटी मतलब जहाँ पर स्पेस टाइम के सारे कंसेप्ट वर्क करना बंद कर दें, या फिर कह सकते हैं कि स्पेस टाइम का कोई भी कंसेप्ट वहाँ अप्लाई नहीं होता या काम नहीं करता, उसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसके कारण पैरेलल यूनिवर्स हमारे प्राइम यूनिवर्स को तबाह कर देगा। सिंगुलैरिटी के कारण पैरेलल यूनिवर्स जो है वो हमारे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। उसी को रोकने के लिए सभी कोशिश करते रहते हैं। अभी सिंगुलैरिटी कैसे बना या कैसे पैदा हुआ उसको जानने के लिए आप सेकंड सीजन देखिए। चलो हिंट दे देता हूँ, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वॉल्टर से है। अब आप सेकंड सीजन देखिए और जानिए कि कैसे वॉल्टर के कारण सिंगुलैरिटी जनरेट हुई है। थर्ड सीजन में फाइनली ऑल्टरनेट यूनिवर्स और उनके कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और दोनों ही यूनिवर्सेस की कहानी साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि दोनों में सेम कैरेक्टर्स है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। तो एक्टिंग वाइज सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को अपनी दो पर्सनैलिटीज अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स के हिसाब से दिखानी थी। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ऑसम है। अब ये सुनिए, सीजन 4 और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेट टाइमलाइन। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑल्टरनेट यूनिवर्स की, अब इसमें इंट्रोड्यूस होगा ऑल्टरनेट टाइमलाइन का कंसेप्ट। इसकी कहानी आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, ऐसे ही चलते फिरते ना देखें इसे, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो ऑडियंस को समझ में नहीं आती कहानी, तो वो बोलते हैं कि बकवास है टीवी सीरीज। इसलिए इसको तभी देखें जब आपके पास भरपूर टाइम हो और कंसंट्रेट कर सकें इस सीरीज पर, क्योंकि कौन सा इवेंट कब हो रहा है आपको सब कुछ खुद कनेक्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इसमें एक और स्टोरी लाइन चल रही है दोनों यूनिवर्सेस को सिंक्रोनाइज करने की, जिससे कि एक थर्ड यूनिवर्स बन सके, यानी कि दोनों यूनिवर्सेस को मिला के एक थर्ड यूनिवर्स बन सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इस वाले सीजन की। तो फिफ्थ सीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ एक्सप्लेन करना उसे मुश्किल है थोड़ा, बट इतना कहूँगा कि इस सीजन की कहानी बहुत फास्ट। और ऑब्जर्वर्स करके एक ग्रुप है जिनका फर्स्ट सीजन से ही रोल था, लेकिन मैं बता नहीं रहा था, लेकिन उनकी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें ऐसे ह्यूमंस क्रिएट किए जाएंगे जिनमें इमोशन मिटा दिया जाएगा, भावनाएं मिटा दी जाएंगी और सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगा, यानी कि दिमाग रहेगा। तो वहीं से ऑब्जर्वर्स क्रिएट होते हैं और वही लोग ऑल्टरनेट यूनिवर्स और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में ट्रैवल करते रहते हैं। तो चलिए, अब बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, आप कहानी से खुद ही समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लॉस्ट सीरीज वाला वाइब्स है इसमें, बट कहानी इज़ डिफरेंट, कहानी अलग है। इसमें ऑल्टरनेट यूनिवर्स को हमारे यूनिवर्स ही जैसा दिखाया है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस के साथ। इसमें राइटर्स ये दिखाना चाहते थे कि अगर किसी की लाइफ में एक छोटा सा भी डिसीजन किसी टाइम पर डिफरेंट हो तो आगे जाके उनकी लाइफ कैसे बदल जाती है। इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। एक्चुअली बटरफ्लाई इफेक्ट का ये कहना था कि अगर बटरफ्लाई कहीं पर अपने पंख चला के हवा क्रिएट करती है तो कुछ समय बाद वही तूफान, आंधी या स्टॉर्म, या जिसे हम इंग्लिश में टॉर्नेडो कहते हैं, वो बन जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता कि तितली ने पंख फड़फड़ाया और कहीं पर तूफान आ गया। इसका अर्थ बस ये है कि छोटे छोटे चेंजेस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आगे जाके कितना बड़ा इफेक्ट डालते हैं उस सिस्टम पर। बस वही ऑल्टरनेट यूनिवर्स के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसका हर एपिसोड के शुरुआत में कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स आते हैं, उन्हें ग्लिफ बोलते हैं, GLYPH। ग्लिफ माने काइंड ऑफ अ सिंबल। तो वैसे उनका कुछ खास योगदान नहीं है सीरीज की कहानी में, वो प्रोड्यूसर्स और राइटर्स ने ऐसे ही डाल दिया व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि देखने वालों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे ही डाल दिया। जनरली वो ग्लिफ रिप्रेजेंट करते हैं एपिसोड का नाम या उस एपिसोड में वॉल्टर कैसे केस सॉल्व करने वाला है, उसका मीनिंग छुपा होता है उस ग्लिफ में। एक्चुअली नथिंग मेजर और सीरियस, कुछ खास उसमें नहीं रहता। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उसको डिकोड कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि हर एपिसोड के ग्लिफ का मीनिंग क्या है।
इसमें मेन फोकस जे अब्राहम्स और बाकी प्रोड्यूसर्स का था कि स्टैंड अलोन एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि उनको लॉस्ट वाले शो में लगा था कि अगर किसी ने कोई एपिसोड स्किप कर दिया तो वो कहानी जल्दी से पकड़ नहीं पाता था, या किसी ने ऐसे ही बीच से अगर देखना शुरू कर दिया तो भी उसको कहानी समझ में नहीं आती थी। लेकिन इसमें वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई भी इसको अगर देखे तो उसको वो एपिसोड समझ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती चली गई, राइटर्स को लगा कि 3rd और 4th सीजन से मेन प्लॉट जो चल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। तो FBI के केसेस तो आते रहते थे, लेकिन मेन कहानी भी साथ साथ चलती रहती थी। और इसमें एक अच्छी बात और थी कि बहुत ही सीरियलाइज्ड और सीक्वेंशियल वे में इसकी कहानी लिखी गई है। मतलब कि जो एलिमेंट शुरू में दिखाने थे वो शुरू में ही दिखाए गए हैं, ये नहीं कि उसे बाद में सोचा गया और फिर बाद में उस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सब कुछ जैसे जैसे दिखाना था वैसे ही सीक्वेंस में दिखाया गया है। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, सारे रीजंस मैंने बता ही दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साईफाई सीरीज़ है, आपको मज़ा आएगा देख के। खासकर जिन लोगों को ऑल्टरनेट यूनिवर्स और ऑल्टरनेट टाइमलाइंस वाली कहानी पसंद है उन्हें तो बिल्कुल पसंद आएगा ये सीरीज़। साईफाई का एलिमेंट्स तो इसमें भरपूर है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि फ्रिंज के फर्स्ट सीजन में ऑब्जर्वर को दिखाया गया था। जैसा कि मैंने आपको ऑब्जर्वर के बारे में बता ही दिया था, तो फ्रिंज में ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए फॉक्स नेटवर्क ने दूसरे शोज़ में जैसे कि अमेरिकन आइडल, NFL या नेस्कार इवेंट्स में ऑब्जर्वर टीवी पर दिखता था। दूसरा फैक्ट यह है कि फर्स्ट सीजन में एपिसोड की लेंथ 49 to 51 मिनट्स के बीच में वेरी करता था। इसमें ऐड कम दिखाए गए थे। ये फॉक्स की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर ऐड कम दिखाया जाए तो क्या ऑडियंस ज़्यादा देखेगी किसी भी प्रोग्राम को। तीसरा फैक्ट यह है कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ऐसा दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट कैनेडी की उस यूनिवर्स में हत्या नहीं की गई थी। चौथा फैक्ट यह है कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स में DC कॉमिक्स के सुपर हीरोज जैसे कि ग्रीन एरो और ग्रीन लैंटर्न के नाम हैं रेड एरो एंड रेड लैंटर्न। एक्चुअली ये सिंबॉलिक था क्योंकि ऑल्टरनेट यूनिवर्स का कलर कोड रेड दिखाया गया है इसमें। पांचवा फैक्ट यह कि इसमें जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिखाया गया है वो एक्चुअली में येल यूनिवर्सिटी के शॉट्स दिखाए हैं इसमें। छठा फैक्ट यह कि इसमें वॉल्टर बिशप हमेशा एस्ट्रिड को गलत नाम से बुलाता है, लेकिन उसका सरनेम उसने हमेशा सही बोला है। सातवां फैक्ट यह कि इसमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स हैं दूसरे शो से रिलेटेड, जैसे कि लॉस्ट, ट्विन पीक्स, फायरफ्लाई, बैक टू द फ्यूचर मूवी सीरीज़। अगर आपने ये सब देखा है तो आप कुछ कुछ ईस्टर एग्स पकड़ भी सकते हैं सीरीज़ देखते वक्त। ईस्टर एग्स मतलब कि किसी दूसरे टीवी सीरीज़ या मूवीज़ से कोई भी फेमस टाइटल या कैरेक्टर का टाइटल को दिखाना। जैसे कि ये गाड़ी का नंबर है इसमें 13PO समथिंग करके। 3PO एक्चुअली में स्टार वार्स में एक एंड्रॉयड है। तो ऐसे ऐसे ईस्टर एग्स हैं इसमें। मैंने कुछ तो पहचाने थे सीरीज़ देखते वक्त। अगर आपको कोई दिखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसकी रेटिंग की बात करें तो वो है 8.4 और इसको रेट किया है लगभग 2.5 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। वो इसलिए क्योंकि जे अब्राहम्स जुड़े हुए हैं और जे अब्राहम्स जिस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं वो हिट ही हिट होता है। दूसरी बात, इसमें साईफाई का भरपूर डोज है। ऑल्टरनेट यूनिवर्स, ऑल्टरनेट टाइमलाइन जो अभी हम लोग देख रहे हैं मार्वल की मूवीज़ में, वो सोचिए वो सब पहले एक्सप्लोर कर लिया गया है काफ़ी सारे टीवी सीरीज़ में। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।